नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पुलिस के लिए आप देख रहे हो ये आज का जो पीवाईक्यू टेस्ट 2 है, जिसमें हम हिंदी और मैथ के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक जरूर किया करो, ठीक है, जिससे आपके साथ साथ हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो क्लास बनाई जाती है उसमें कुछ ना कुछ समय तो लगता है। आपके क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पुलिस में कई बार पूछे गए हैं उनको लाकर इकट्ठा किया जाता है, फिर एक सेट पूरा बनाया जाता है। इस तरीके से आपको ये सेट आप सामने दिखता है, ठीक है, जिसको हम आपको बताने वाले हैं। हाँ, आप लोग एक बार जानते हो वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन नहीं भी जा रहा है तब भी लोगों को पता चल जाए कि हाँ, टेस्ट चालू हो चुका है। जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण साबित होगा ये। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम लोग कम से कम 30 से 40 प्रैक्टिस सेट कर चुके होंगे। क्लियर है? तो भाई सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और बहुत बेहतरीन तरीके से, यकीन मानो एक एक चीज आपको क्लियर होगी। केवल जो बच्चे नहीं सिलेबस कवर कर पा रहे हैं, बहुत से बच्चों में होता है कि बच्चे अक्सर जानते हो बड़ा डर में है। ये बड़ी चीज है, ये डर में है। ये डर क्यों है? क्योंकि टाइम कम है। ये क्या है बच्चे बच्चे टाइम कम है। तो मैं आपको बता दूं, जब टाइम कम होता है ना, तो केवल एक ही चीज आपका साथ दे सकती है, वो है प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस ऐसे सवालों की होनी चाहिए जो मतलब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है पूछे जाए, ऐसे सवालों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप यहां पर देखेंगे वैसे सवाल जिनको बहुत मेहनत के साथ इकट्ठा किया गया है और आपके परीक्षा के लिए बनाया गया है, ठीक है। हो सकता है ये 40 से जो 45 दिन की जो क्लास चलेगी, 18 फरवरी तक जो भी क्लास चलेगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस क्लास से फंस जाएं, ठीक है। तो आपका काम है कि केवल 1 से 1.5 घंटा में मैं पूरे के हिंदी और मैथ का ये टेस्ट होता है, पीवाईक्यू टेस्ट। जो दूसरा टेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो टेस्ट होता है वो हिंदी और मैथ का होता है बेटा। हिंदी और मैथ का होता है, जिसमें मैं हिंदी के 50 क्वेश्चन इकट्ठा करता हूं। हिंदी के 50 क्वेश्चन और मैथ के 16 से 20 क्वेश्चन, जो कि मैथ के इतने ही पूछे जाते हैं। लगभग 100 नंबर की तैयारी हम लोग करेंगे। और इस बार जो बच्चे लगातार जुड़ेंगे, कंफर्म मान के चलो, उनको इस क्लास से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और रेगुलर क्लास होगी, 5 बजे होगी। आप लोग वीडियो शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सभी लोग आंसर बताने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ। आंसर बताने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ कि पहले वाले सवाल का आंसर क्या होगा। और एक चीज और, जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग अगर देख पा रहे हो तो ये पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन को हम लोगों को करना है। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इनका मासा 4 है। आपको बता दूं, जब भी रेशियो दिया होता है बेटा, ध्यान से समझना इस चीजों को। 3:4 का रेशियो दिया गया है। कहा जाए 3 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप कहोगे इसका एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए रेशियो का एचसीएफ 1 होगा। लेकिन सवाल में कितना दिया गया है? सवाल में दिया गया है 4, यानी 1 की वैल्यू बेटा 4 आ गई। 1 की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 से ही केवल गुणा कर देंगे, तो 4 3 12, एक संख्या बेटा 12 है। और 4 से इस 4 को गुणा कर देंगे, 4 चौक 16, एक संख्या 16 है। यानी छोटी संख्या पूछता तो 12, बड़ी संख्या पूछता तो 16। और इसमें लेकिन ना छोटी पूछ रहा है ना बड़ी पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है लासा। तो आप लासा भी निकाल लो। 3 और 4 रेशियो का लासा क्या होगा? नहीं तो आप 12 और 16 का लासा भी निकाल सकते हो, क्योंकि संख्याएं तो 12 और 16 हैं। और 12 और 16 का लाइन खींच के आप लासा निकाल सकते हो, या आप कर लेना, तब भी वही आएगा। हम लोग डायरेक्ट करेंगे। कैसे? 3 और 4 का एलसीएम देखेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। रेशियो 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 3 और 4 का एलसीएम आ गया बेटा कितना? 12 आ गया है। और अगर एक की वैल्यू 4 है तो 12 से 4 का गुणा कर दोगे तो 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई? बरचौक 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बरचौक 48 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा भाई? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत बेहतरीन तरीके से, जो जैसे समझना चाहते हैं वैसे आपको समझाऊंगा मैं। 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो पहले मैं बेसिक बता देता हूं। पहली क्रमागत संख्या x,
दूसरी सम संख्याएं अगर क्रम से लिखी हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, सब में 2-2 का गैप है, यानी सब में 2-2 जुड़ रहा है। 2 में 2 जोड़ा तो 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6, 6 में 2 जोड़ा तो 8, 2-2 जुड़ रहा है ना। तो इस तरीके से हमें तो संख्या ही नहीं पता है, तीनों हमें संख्या ही नहीं पता। तो एक संख्या x मान ली, तो दूसरी क्या हो जाएगी बेटा x + 2, तीसरी क्या हो जाएगी बेटा x + 4। हमने भी वही कर दिया, x में 2 जोड़ा और x + 2 में 2 जोड़ा तो x + 4 आ गया। ये तीनों संख्याएं हमने मान ली, जिनका योग बोल रहे हैं बेटा कितना है, 54 है। तो बराबर कर दो कितना, 54। बराबर कर दो बेटा कितना, 54। 54 इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। प्लस प्लस x x x कितने हो गए, 3x हो गया। 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया बेटा। और बराबर कितना है, 54। आंसर आप सभी लोग जल्दी से बताओ क्या आएगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 54 उधर जाएगा, 6, 54 में 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 48 आ जाएगा। 3 से अगर इसको काट दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। x की वैल्यू 16 आ जाएगी। और ये पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं सबसे छोटा पूर्णांक बताओ। तो हमारा सबसे छोटा पूर्णांक तो x ही माना था, सबसे बड़ा पूर्णांक पूछते तो x + 4 बताते। आपको x की ही वैल्यू पूछ रहे हैं और x की वैल्यू क्या निकाली आपने, 16 निकाली, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग वीडियो को शेयर करो भाई। अब देखो, ये चीज नहीं करनी थी आपको। डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना था, इस कितने, ये योग कितनी संख्याओं का है, तो आप कहोगे सर जी 3 संख्याओं का है। तो इस 3 से आप 54 को डायरेक्ट काट देते, 3 से 54 को काट देते तो कितना आ जाता, 3 × 3 और 3 × 24 कितना आ जाता बेटा, 18 आ जाता। ये एवरेज है, इसलिए बीच की संख्या है, यानी एक संख्या इधर है और एक संख्या इधर है। 18 से हमने 2 कम किया तो 16 आ गया, 18 से 2 ज्यादा किया तो कितना आ गया बेटा, 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। ये तीनों वही संख्याएं हैं जिनका योग बेटा कितना है, 54 आएगा। तो वो सबसे छोटा पूर्णांक पूछ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। करना केवल इतना ही था, करना केवल इतना ही था कि वो 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग दिए थे 54, आप 3 से ही डायरेक्ट काट देते, आप 3 से ही 54 को काट देते। जो संख्या प्राप्त होती वो बीच की प्राप्त होती बेटा, 18 23 54 होता है। 3 से जब 54 को काटा तो कितना है, 18। ये बीच की संख्या हो गई। इससे पहले सम संख्या 2 कम कर दो, 16। इससे आगे सम संख्या कौन सी होगी, 2 जोड़ दो, 20। सबसे बड़ी पूछी नहीं है, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, सबसे छोटी पूछी थी। आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो आप सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है भाई, स्पीड में आंसर बताओ। चलो फटाक से आंसर बताओ और वीडियो को लाइक कर देना भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः शेष 5 और 7 बचे। ध्यान से सुन लो, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये कह दे वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमको कंफर्म हो गया कि इस सवाल में क्या निकलेगा बेटा, इस सवाल में HCF निकलेगा। क्या निकलेगा, HCF निकलेगा, ये और ये संख्याओं का। क्लियर है, ठीक है। लेकिन सवाल को इन्होंने आगे जैसे ही बढ़ाया कि कह दिया शेषफल 5 और 7 बचे। अब HCF निकालना है, उसमें भी शेषफल बच रहा है, तो आप क्या करोगे, इन शेषफल को पहले ही आप घटा दोगे। जैसे इस 5 को भाई 989 से भाग दे रहे हो तो शेषफल 5 बच रहा है, तो 5 को इसमें माइनस कर दो। और 1327 को जब भाग दे रहे हैं तो 7 शेषफल बच रहा है, 7 को इसमें माइनस कर दो। अब दो संख्याएं कौन सी आ गई, तो जैसे ही हमने 989 में 5 को माइनस किया बेटा कितना आ जाएगा, तो 984 आ जाएगा। बोलो जल्दी से, 989 में 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 984 आ जाएगा। और 1327 में 7 माइनस करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 1320 आ जाएगा। अब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या को पकड़ना है, बड़ी से बड़ी संख्या को पकड़ना है जिससे ये दोनों संख्याएं पूरी पूरी कट जाएं, क्योंकि जो शेषफल आ रहा था उनको हमने ऑलरेडी पहले ही हटा दिया। अब तो कुछ बचना ही नहीं। अब तो ये जो दोनों संख्याएं हैं ये तो उससे कटनी ही चाहिए संख्या से, उस बड़ी से बड़ी संख्या से। तो पहले ऑप्शन 32 चेक करेंगे, हम ऑप्शन से कर रहे हैं। ऑप्शन हम 32 चेक कर रहे हैं, तो हमने देखा कि ये 8 से इसको अगर काटते हैं तो 8 चक्को 32 कट जाएगा। 16 से काटते हैं तो 16 16 128,
4 16 से नहीं कटेगा, यानी 32 नहीं होगा भाई। 32 से नहीं कटेगा 1320, क्योंकि 16 से ही नहीं कट रहा है ये। अब हम 24 पे आए। अब 24 से चेक करने के लिए ये संख्या 24 से वही संख्या कटेगी जो 8 से भी कट जाएगी और जो 3 से भी कट जाएगी, वो 24 से कट जाएगी। पहले इसको 8 से चेक करो, तो हमने देखा 8 से तो कट रही है, 8 1 के 8, 5 गया, 8 48, 4 8 45, 8 से भी कट गई, 3 से भी कट गई, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 से भी कट गई। अब ये भी अगर 8 और 3 से कट गई, यानी ये भी 24 से कट रही, ये भी 24 से कट रही, आंसर हो जाएगा 24, कंफर्म हो जाएगा। देखो ये शॉर्टकट होते हैं भाई, यही चीजें हमको सीखनी है। अब देखो इसको 8 से काटो, 8 1 के 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 से तो कट रही है, ये 8 से डन हो गई, 8 से कट रही है। अब इसके बाद 3 से भी देख लो, 3 तरक को 9 और 3 दूना 6, 3 बट 24, 3 से भी कट रही है, और ये भी 8 से कट रही है और ये भी 3 से कट रही है, यानी 24 आपका क्या हो गया भाई, 24 आपका राइट आंसर हो गया। आप लोग बाद में देखना, अगर आप तुरंत आ रहे हैं तो तुरंत आ रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल कर सकते हो रीना कुमारी, बिल्कुल कर सकते हो, लगभग लगभग सेम रहता है सब कुछ, ठीक है। चलो, कोई राशि एबीसी, इतना गजब का क्वेश्चन है, आपसे हूबहू पूछा जा सकता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है। कोई राशि, कोई अमाउंट है, वो एबीसी में बांटना है, कोई अमाउंट को एबीसी, 3 लोग हैं उसमें बांटना है। एक कुल राशि का 3/16 भाग, जो ए को मिलता है ना भाई, ए को 3/16 मिलता है, चलो ठीक है। बी को कितना मिलता है, बी को कुल राशि का 1/4 भाग मिलता है। भाई जब बी को देने की बात आई तो उनसे बोला गया तुम 1/4 भाग ले लो, टोटल का तुम 1/4 ले लो। अब सी को कह रहे हैं 81 रुपए मिले, लेकिन यहां पर हिस्से में सी को तुमने कुछ बताया ही नहीं कि सी को हिस्से में कितना मिला। जैसे ए को बताया कि ए के हिस्से में 3/16 भाग आया, बी के हिस्से में 1/4 भाग आया, तो सी के हिस्से में बचा हुआ भाग आया ना, सी के हिस्से में क्या आया, शेष, बचा हुआ भाग आया। तो अब ये टोटल कितना है ये तो कंफर्म हो, तो हम देखेंगे यहां पर 16 है तो क्या यहां 16 बन सकता है, तो हम टोटल 16 मान लेंगे। तो हां बन सकता है बेटा, ऊपर 4 से गुणा कर दो और नीचे भी 4 से गुणा कर दो। तो देखो ये तो 3/16 हो गया, ये कितना हो गया, तो आप कहोगे 4 1 के 4 और नीचे 4 चौक 16, 4 चौक 16, और ये भी 3/16 है, ये हमने एज इट इज उतार लिया, 3/16 ऐसे उतार लिया, और ये 4 1 के 4 और 4 चौक 16। अब देखा कि टोटल अमाउंट, जैसे कभी भी आपको कोई 5/7 रुपए दे रहा है, मैंने अपने पास जितना धन था उसका 5/7 तुमको दे दिया, इसका मतलब जानते हो मेरे पास टोटल 7 था, जिसमें तुमको मैंने 7 नहीं दिया है, तुमको मैंने 5 दे दिया है। यानी नीचे वाली जो संख्या होती है वो फुल अमाउंट बताती है, ठीक है, फ्रैक्शन में, भिन्न में नीचे वाली संख्या फुल बताती है, फुल, ठीक है। तो हम जानेंगे 16 ही अमाउंट होगा। कुल राशि कितनी होगी, पार्ट में 16 ही होगी, जिसमें 3 ए को दे दी गई है और बी को कितनी दे दी गई है, बी को दे दी गई है 4, तो 4 3 7 खर्चा हो गई बेटे, 4 बी को मिल गई और ए को 3 मिल गई, 4 3 7 खर्चा हो गई है, तो 16 में 7 अगर खर्चा हो गई तो बची कितनी, आप कहोगे सर जी 9 बची। कितने में बची, 16 में बची। अगर रेशियो बनाओगे तो हम जानते हो रेशियो जैसे ही बनाएंगे बेटा तो आप देखोगे 16 16 16 सबसे कट जाएगा, मतलब 16 का कोई काम ही नहीं है। अब देखो बात यहीं से तो मजा आ रही है, वो क्या कह रहे हैं, सी को 81 रुपए मिले, सी को 81 रुपए मिले, तो सी को यहां पर कितने मिल रहे हैं, 9 मिल रहे हैं बेटा। 9 को तुरंत कह देंगे कितना, 9 को सवाल में कितना कह रहे हैं, 9 को सवाल में कह रहे हैं 81 रुपए, ठीक है। अगर 9 को 81 कह रहे हैं तो बी की प्राप्त राशि पूछ रहे हैं, बी को कितना मिला है, तो आप 1 की वैल्यू निकालो पहले, 9 से हमने काट दिया 81 को, और 9 से 81 को काटा तो 1 की वैल्यू बेटा कितना आ गई, 9 9 81, 1 की वैल्यू आ गई 9 रुपए। अगर 1 की वैल्यू 9 रुपए तो बी का अमाउंट पूछ रहे हैं, यानी गुणा किससे करना पड़ेगा, 4 से। 9 का गुणा हमने 4 से कर दिया, 9 इंटू 4, 9 इंटू 4, 9 इंटू 4, यानी 36 रुपए, यानी 36 रुपए बेटा, 36 रुपए, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
वेरी गुड। जिसका जिसका 36 आया है, जिसमें कीर्ति है, बिंदास, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस लगे रहना भाई, बिल्कुल गजब का मजा आ जाएगा। डेली रेगुलर क्लास होगी, कितने बजे? डेली आपको पीवाईक्यू में करवाऊंगा, और ये हिंदी और मैथ्स के पीवाईक्यू होंगे, जिसमें आपको मैं बता दूं, जो भी ये 40 से 50 पीवाईक्यू टेस्ट हमारे साथ कर लिए, तो हिंदी और मैथ्स में तो यार नंबर बनेंगे, और मैथ्स अगर नहीं आती है तो हिंदी तो कंफर्म नंबर बनेंगे, हिंदी तो कंफर्म नंबर बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैथ्स भी हमसे सीखते रहोगे, 40 दिन बहुत होते यार, है ना, 40 दिन में बड़ा कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि सिलेबस नहीं कवर किया जा सकता है, तो मिसलेनियस प्रश्नों को, मिसलेनियस क्वेश्चन को तो हम देख सकते हैं, एटलीस्ट ये सब कुछ करके हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, है ना। तो ये समझने वाली बात है। तो पीवाईक्यू टेस्ट 2 चल रहा है, डेली 5 बजे चलता है, डेली 5 बजे चलता है, जिसमें मैं आपको हिंदी के साथ मैथ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, किसी दूध वाले को एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। एक टंकी में 75 लीटर है, और एक टंकी में, इधर एक टंकी में 75 लीटर है भाई, और एक टंकी में कितना है? 45 लीटर है। उसको बड़े से बड़ा कौन सा नापने वाला बर्तन हो कि इसमें पूरा का पूरा दूध नापते, बड़े से बड़ा? तो आप देखो, 1 लीटर, 1 लीटर से भी पूरा दूध नप जाएगा, लेकिन 1 लीटर से क्या बड़ा हो सकता है? 5 लीटर, 5 से भी काटेंगे तो 5 से भी ये कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 5 से भी ये पूरा पूरा नप जाएगा। क्या 5 से बड़ा हो सकता है? 5 से बड़ा 15 है, 15 से 15 पना 75, 15 से 45, 15 से भी नप जाएगा। 25 से जैसे ही देखा तो 25 से 75, लेकिन जब 25 वाले बर्तन से हमने 45 लीटर दूध नापना चाहा, तो 25 एक बार तो निकल आया 25, लेकिन दोबारा 20 ही बचा, नहीं नपा। तो ये 20-25 तो गलत हो गया बेटा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, बड़ा बर्तन बताओ। तो 1 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर में सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? आंसर हो जाएगा बेटा सी। इसको हमने इतना घुमा के इसलिए बताया है क्योंकि आप जल्दी से कर ले जाओ। आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, कॉन्सेप्ट आता तो मैं कह देता 75 और 45 का क्या कर दो बेटा, मासा निकाल दो। क्या निकाल दो? मासा निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो बेटा, एचसीएफ। तो बेटा एचसीएफ कितना आएगा? 15 आएगा। 15 और 45 का एचसीएफ कितना आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? तो 15 आएगा, इसलिए आंसर 15 लीटर होगा। कंफर्म है? क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। वेरी गुड। जिसका 25 आ रहा है भाई गलत है, इसको सही करो आप लोग। चलो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको टाइम लगे, लेकिन कोशिश करते हैं, कोशिश करने से सारे मुद्दों के हल निकलते हैं। तो सवाल है, तो सवालों के भी हल निकलेंगे आज। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ये वाला, मैं दूसरे कलर का यूज करता हूं यहां पर। ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ये, और यहां से लेकर यहां, ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है, लेकिन इसके अंदर भी छोटे छोटे ब्रैकेट हैं। अब इसके अंदर एक ये स्मॉल ब्रैकेट ये है, और ये मझिला ब्रैकेट है, मिडल ब्रैकेट जिसे बोलते हैं। तो 5 में 3 गया बेटा, कितना आया? 2। और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो ये पूरा जब सॉल्व कर लेंगे तो 2 का गुणा 2 से तो माइनस का कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 4। माइनस का कितना? 4। अब जो मझिले ब्रैकेट के अंदर मामला है, यहां से लेकर यहां तक, वो क्या है हम लिख दे रहे हैं यहां पर, 2 माइनस 4, ये माइनस 4 और प्लस का 5, प्लस का 5। ये मझिले ब्रैकेट की कहानी हमने यहां रख दी। एक एक छोटा छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे यार, अपने को पूरा सब कुछ पता चल जाएगा। 5 प्लस का है, 2 प्लस का है, 5 2 7, 7 में 4 गया 3, 3 भी प्लस का आ गया। मझले ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 आ गई है। अब बड़े ब्रैकेट में क्या है तो हम यहां पर लिख लेते हैं, बड़े ब्रैकेट में क्या है। बड़े ब्रैकेट में 2 से चालू हो रहा है, 2 प्लस 3। अब मझिला ब्रैकेट यहां से शुरू हो गया, ये देखो मझिला ब्रैकेट, और मझिला ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है? केवल 3 बचा है, और मझिला ब्रैकेट बंद हो गया है, और बंद होने के बाद -10 है, -10 लिखा और ऐसे बंद कर दिया। मझिला ब्रैकेट हमने निकाल लिया है ना, 3 आ रहा है। अब देखो 3 का गुणा 3 से कर दिया तो 2 + 3 रखो 9, और 9 - 10, 9 - 10। अब 9 और 2 ये प्लस किया तो जोड़ा 11 हुआ, 11 में 10 गया तो भैया 1 बचा, यानी बड़े ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। अब करना क्या, अब तो हो गया हमारे पास। देखो 25, ये बड़े ब्रैकेट की वैल्यू हमने 1 निकाल ली, यहां से लेकर यहां तक बड़े ब्रैकेट की वैल्यू कितनी निकली? 1 निकली है। तो अब क्वेश्चन हम यहां से सॉल्व कर लेते हैं।
सबसे पहले 25 है तो 25 लिख लो, 25 माइनस 5, और बड़ा ब्रैकेट आ गया है, बड़ा ब्रैकेट यहां से लेकर यहां तक, और उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो बड़े ब्रैकेट की जगह हम इंटू 1 कर दे रहे हैं। और भागित कितना भैया, भागित कितना, 4, भागित कितना है, 4 है। अब ये भागित, आप एक चीज देखना, ये भागित किस में लगा हुआ है, तो भागित ये 25 में नहीं है, ठीक है, ये 25 में भागित नहीं है, ये केवल भागित इसके साथ है, 5 इंटू 1। तो आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हो, कैसे, 25 माइनस 5 के 5/4, 25 माइनस 5/4, लो 25 माइनस 5 के 5 और भागित 4 है, तो ये भागित इसी के नीचे आएगा, 5 के नीचे, तो 5/4। अब जब 4 से इसको भाग किया तो 4 के 4 और बचा 1, तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 1.25 लिखते हैं इसको, माइनस 25। तो 25 में बेटा 1.25 घटा दो, इसको हटा देना। अब थोड़ा सा आप देख लेना इसको करके, प्रैक्टिस आप ही को करनी है, मैंने इसमें हिंट दिया है, अब मैं ये भी बिगाड़ दे रहा हूं, ठीक है। अब इसमें कैसे करना है आप इसको करना, थोड़ी सी मैंने इसमें आपको हेल्प कर दी है। जैसे 25 में 1.25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23.75, 23.75, यानी सी ऑप्शन आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, यकीन मानो मजा आ जाएगी आपको करने में। देखो, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। अरे तुमने अगर पहली लाइन बताई थी ये वाली, तो इसमें यह भी बता देते कि कितने व्यक्तियों के लिए है। पहली लाइन तो तुमने बोल दिया कि एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, बताओ तो कितने व्यक्तियों के लिए, नहीं बताया ना, तो तुम कहोगे कि एक्स व्यक्तियों के लिए, क्योंकि पूछोगे तुम बाद में। देखो, प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तुमने बताया नहीं जो चीज, वो लास्ट में तुम पूछोगे, और तुमने पूछा तो हमने पहले ही मान लिया, पहले ही हमने कितना मान लिया कि एक्स क्या है, एक्स व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे, एक्स व्यक्ति थे शुरुआत में ही। तब कितने दिनों के लिए खाना था, 50 दिन के लिए खाना था। तो बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से, इसको केवल जान तो एक लाइन में हम करके बता देंगे आपको। एक्स व्यक्ति थे जो 50 दिन तक खाना खाते, पहली लाइन से। हम व्यक्ति नहीं बताया तो हमने एक्स मान लिया कि एक्स व्यक्ति थे जो 50 दिन तक खाना खाते। यदि 10 दिनों के बाद, 10 दिनों यानी एक्स व्यक्ति 10 दिन तक खाना खाते रहे। अब जो खाना एक्स व्यक्तियों के लिए 50 दिन तक था, जिसमें 10 दिन तक खाना खा लिया है एक्स व्यक्तियों ने, तो बचा कितना खाना, बचा कितना। तो आप कहोगे अगर 10 दिनों तक खाना हो गया, क्योंकि 10 दिनों के बाद एक कहानी चालू हो रही है, तो 10 दिन तक तो जैसे था वैसे ही चल रहा था, एक्स व्यक्ति थे खा रहे थे आराम से 10 दिन तक, तो हम कहेंगे 10 दिन का खाना खत्म हो गया होगा। अगर एक्स व्यक्तियों के लिए 50 दिन का खाना था, 10 दिन तक खाना खाए उन्होंने, सबने मिलकर 10 दिन तक खाना खाया, तो बचा कितना, 40 दिन का। तो आप कहोगे एक्स व्यक्तियों के लिए 40 दिन का भोजन अभी भी बचा है। 10 दिन का चला गया, 50 में 10 दिन का चला गया, 40 दिन का अभी भी बचा है। तो बचा सामान कितना है, एक्स इंटू 40। एक्स व्यक्तियों के लिए 40 दिन का भोजन बचा है। अब इसको खाने के लिए जान तो कौन आ रहा है, खाने के लिए कह रहे हैं बाद में 50 व्यक्ति और आ जाते हैं, यानी इसी भोजन को खाने के लिए एक्स लोग तो थे ही, और 500 लोग और आ गए। तो अब कितने लोग आ गए भाई, इस भोजन को खाने के लिए x प्लस 500 लोग आ गए। तो बाद में रिजल्ट क्या पता चला, रिजल्ट पता चला कि शेष भोजन 35 ही दिन चल पाता है। मतलब x लोग थे, जैसे ही 500 लोग आ गए, जो भोजन x लोगों के लिए 40 दिन तक का था, तो 500 आने से इतने लोग हो गए ना। अब ये भोजन कितने दिन तक चल पाया भाई, 35 दिन तक ही चल पाया। यानी ये भोजन और ये भोजन बराबर है। इसको जो बच्चे सॉल्व कर लेंगे आंसर फटाक से निकाल के बताएंगे। बताओ जल्दी से, 5 सते 35 पनवट 40, 8 का गुणा x से तो 8x इक्वल टू 7 का गुणा x से 7x और प्लस 7 पना 3500 बेटा, 7 पना 3500, ठीक है, 7 पना 3500।
अब देखो ये 7x 8x में घटेगा तो भाई x बचेगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3500 आएगी। बोलो बोलो, कहा था ना शुरुआत में जो व्यक्ति थे बता देंगे, x की वैल्यू 3500 बता दो। अब 3500 व्यक्ति थे शुरुआत में। शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, शुरुआत में 3500 व्यक्ति थे। शुरुआत में 3500 व्यक्ति थे, बहुत बढ़िया। हाँ, वर्दी लेनी है इस बार तो वर्दी पहना के ही मानेंगे हम। वर्दी तो 100% लेनी है, बस बिल्कुल खूंखार बनना पड़ेगा आपको, खूंखार बनना पड़ेगा, क्योंकि हर बार तुम संतोष के चक्कर में ना संतोषी हो चुके हो। हर बार सोचते हो कि नई वैकेंसी आएगी, नहीं होगा, अगली में ट्राई करेंगे, अगली में ट्राई करेंगे, अगली में ट्राई करेंगे। हर बार अगली 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 करके तुम अगले ही होते जा रहे हो। ये इस बार नहीं करना, इस बार खुखार बनना पड़ेगा। कहते हैं ना डू एंड डाई, करो या मरो। इस बार करो या मरो की स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि आपके अगल बगल में वो लड़के भी दिखाई देंगे जो बिल्कुल लीचर टाइप थे। वो भी, अरे तुम भी हो गए यूपी पुलिस में, अरे थोड़ी सी तैयारी कर लिया, थोड़ा सा अच्छा गाइडेंस मिल गया, हो गया। क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है। आप ये मत देखो कि 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, आप बस ये देखो कि 60,000 वैकेंसी भी कभी जीवन में नहीं आई। 60,000 वैकेंसी एक साथ आना भी बहुत बड़ी बात है। अगर 50 लाख ऐतिहासिक फॉर्म भरा गया है तो इतनी वैकेंसी भी कभी नहीं आई थी। 60,000 वैकेंसी बहुत है। अगर आप सही से मेहनत करोगे, अच्छी मेहनत कर ले जाओगे, मिल जाएंगी 100% मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन, ये भैया एक व्यक्ति 1 रुपए की 5 दर से, देखो भाई, एक व्यक्ति रुपए 1 की 5 दर से पेंसिलें खरीदता है। आपको बता दें, आपकी मम्मी ने 10 रुपए दिए और आप जानते हो, आपने 10 रुपए दिए और आपने 5 कंपट लाए। 10 रुपए के कितने कंपट लेकर आए? मम्मी ने आपको 10 रुपए दिए थे और आप 5 कंपट लेकर आए, और मम्मी ने पूछा एक कंपट बताओ कितने का है, तो तुमने तुरंत क्या किया, 10 रुपए ऊपर रखा और 5 कंपट से डिवाइड कर दिया, और 5 बराबर कितना आ गया, 2 रुपए का कंपट पड़ा। कितने रुपए का कंपट पड़ा? 2 रुपए का। यानी समझ गए, अगर किसी भी चीज का रेट पता करना है, भाव, दाम, वैल्यू, अगर किसी भी वस्तु की वैल्यू पता करनी है तो ऊपर हमेशा रुपया रहेगा और नीचे हमेशा वस्तु रहेगी। और हमेशा याद रखना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, रुपया हमेशा ऊपर रहता है, हमेशा रुपया ऊपर रहेगा। तो रुपया हमेशा ऊपर। ऐसे भी देखो, दो चीजें पड़ी हैं, कहीं पर रुपया पड़ा हुआ है, रुपया फट से ऊपर आ जाएगा। तो याद रखना, रुपया हमेशा ऊपर रहेगा, वस्तु हमेशा नीचे रहेगी। क्या निकलेगा? भाव निकलेगा। क्या निकलेगा? भाव। तो हमें भाव ही तो पता करना है। अब देखो भाई, यहां पर 5 पेंसिल कितने रुपए की? 1 रुपए की। तो 1 रुपया ऊपर और नीचे क्या आ गया? 5। ठीक है। अब यहां पर कह रहे हैं पेंसिल खरीद कर, खरीदी है, ये खरीदी है, तो बेटा ये क्या है? ये सीपी है, ये खरीद मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। 1/5 ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है। अब बेचने वाला बेचता कैसे है? 1 रुपए में 3 की दर से, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, रुपया ऊपर वस्तु नीचे। 1 रुपया, रुपया ऊपर वस्तु नीचे। ये बेच रहा है, बेच रहा है, बेचने का मतलब होता है सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस है बेटा, ये एसपी है। ये क्या है? एसपी। रेशियो बना दो, बना दो फट से रेशियो। और जैसे ही आपने रेशियो बनाया, आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कैसे? ये 3 गुणा करके इधर आएगा, क्योंकि कभी भी रेशियो में भिन्न नहीं होती है, फ्रैक्शन नहीं होता है। तो 3 का गुणा 1 से 3 अनुपात 5 का गुणा 1 से 5 × 5। अब बोलो, कोई आदमी 3 की खरीदेगा, 5 की बेचेगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा? प्रॉफिट होगा लॉस होगा? कहोगे सर जी प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, लाभ। ठीक है। तो 3 की चीज अगर 5 की बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट? 2 का प्रॉफिट। किस पर? 3 पर। तो हमने कहा 3 के ऊपर सर जी 2 का प्रॉफिट इंटू 100%। या 100% सर जी क्यों लगाया? क्योंकि हमें प्रतिशत में आंसर देना है। प्रतिशत में आंसर देने के लिए 100% से गुणा किया है। क्योंकि अब देखो, ये 2 का प्रॉफिट हुआ ना, 2 का प्रॉफिट हुआ किस पे? 3 पे हुआ। मैंने 3 की चीज खरीदी तभी तो 5 की बेची। मैं खरीदता ही नहीं तो 5 की बिकती नहीं। मैंने 3 की खरीदा इसलिए 2 मिले। तो 2 रुपए किस पर मिले? 3 पर मिले। 3 के ऊपर 2 रुपए मिले इंटू 100%। क्यों किया? क्योंकि परसेंट बना रहे हैं ना बेटा। 200 बेटा कितना आ जाएगा? 200/3%। और 200/3% को हम लोग क्या कहेंगे? 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। यानी ए फॉर एप्पल आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ए फॉर एप्पल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो, ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो भाई गलती मत करना, ये क्वेश्चन गलती मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको सेम डिजिट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इस टाइप का पूछा जाएगा। ठीक है, कई बार पूछे गए, छोटी भिन्न बताओ, बड़ी भिन्न बताओ, वो उसमें भी पूछा जाएगा। मैंने एक वीडियो करवाया हुआ है, पीछे जाकर अगर देखोगे तो मिल जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, रूट के अंदर संख्याएं लिखी हो और इसमें स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, थर्ड रूट है ना, ऐसे दिया हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर कुछ नहीं तो दो है, आप देखो जो रूट लगे हैं, रूट ये सेकंड रूट है, ये थर्ड रूट, फोर्थ रूट, इनका आप क्या करोगे, इनका आप एलसीएम ले लोगे। क्या ले लोगे? एलसीएम। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही बात? मैं बड़ी और छोटी पहचानना बता रहा हूं, बहुत शॉर्टकट मेथड में। आप क्या करोगे, इनका क्या कर लोगे बेटा, एलसीएम ले लोगे। तो 2 3 4 3 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। 12 आ गया ना? 12 आ गया कि नहीं? बोलो जल्दी से, बोलो हाँ आ गया सर। अब इस 2 से 12 को डिवाइड करो, तो 2 से जैसे ही 12 को भाग लगाओगे तो 6 बार जाएगा। तो ये 2 है ना, अंदर 2 है ना, तो अंदर 2 है, आप लिख दो 2 की पावर 6। अब इस 3 से, अब इस 3 से बेटा, अब इस 3 से भाग लगाओगे, इस 3 से कितने बार जा रहा है? 3 चौक 12, 4 बार जा रहा है, तो पावर 4 हो जाएगी, लेकिन किसकी? 3 की। 3 की पावर क्या हो जाएगी बेटी? 3 की पावर 4 हो जाएगी। अब इस 4 से भाग दो, 4 से भाग दोगे तो 4 कितने बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है, तो पावर 3 हो गई, लेकिन किसकी पावर? 5 की पावर, तो 5 यहां लिख दिया। ठीक है, अब इस 3 से भाग दो, 3 चौक 12, तो बेटा पावर 4 हो गई, लेकिन किसकी? 2 की। किसकी पावर? 2 की। लो, बात यहां से बन गई। अब आप इतना तो यार निकाल ही लोगे कि 2 की पावर सर 6 जो होता है वो 64 होता है। 3 की पावर 4, 3 तरफ को 9 त्रिक 27 त्रिक 81 होता है। 5 की पावर 3 पचम 25 पंचे 125 होता है। 2 की पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होता है सर। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? मैं उसको गुला करने जा रहा हूं। सबसे बड़ी संख्या 125 है। कौन सी है बेटा? 125 है। किससे मिली है? तो आप फोर्थ रूट 5 से मिली है। तो फोर्थ रूट 5 डन हो गया। फोर्थ रूट 5 क्या हो गया? फोर्थ रूट 5, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। बेटा इतना कर लेना, आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। बहुत बढ़िया, धमाकेदार, वेरी गुड। वीडियो को भाई शेयर वेयर कर देना। आपकी ये जो डेली मैं इसलिए बताता हूं, क्योंकि अभी से अगर आप कम से कम 30 से 40 सेट हमारे साथ लग के कर लोगे, तो यकीन मानो भाई धुआं धुआं हो जाएगा। करके आओगे, अच्छा पेपर करके आओगे। तो 5 बजे से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। आप चाहे जो भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो छोड़ देना यार। छोड़ के ये कर लेना आके, ये तुम्हारे भविष्य का सवाल है। भविष्य का सवाल का मतलब है कि आप यहां पर जो भी क्वेश्चन लगाओगे वो हूबहू देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके ये सारे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन उठाए हैं जो रिलेट करते हैं, जो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन आपके सामने है। क्लियर है? तो चलो, एक्स वाई की आय से 20% अधिक है। इसका शॉर्टकट जो होता है, जब भी आए कि एक्स वाई से 20% अधिक है, तो उल्टा पूछ देंगे वाई एक्स से कितना कम है। भाई अगर एक्स वाई से अधिक है तो वाई जरूर कम होगा ना, तो उल्टा पूछ देते वाई एक्स की। जब उल्टा सीधा वाला क्वेश्चन, ये उल्टा सीधा वाला है, एक बार बताया सीधा कि एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है, और उल्टा पूछ दिया वाई की आय एक्स की आय से कितने परसेंट कम है, तो आप तुरंत क्या करोगे? ऐसे सवालों में बेटा यही से ही आंसर दे लेते हैं। 20% अधिक लिखा है ना, 20% अधिक लिखा है, कितना? 20% अधिक लिखा है, ये 20 अधिक लिखा है ना, तो 20 को अधिक कर दो 100 में, 100 में अधिक कर दो, 100 में 20 को अधिक कर दो, यानी 120 हो गया। और बेटा क्या कर दो? इंटू 100% कर दो, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। कभी गलत नहीं हो सकता है, कभी गलत नहीं हो सकता है। 0 से 0, 2 से इसको काटा, 2 छंग 12, और बेटा 2 से काटा, 2 3 6, और ये आ गया 50, यानी आ चुका है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, और आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बता सकते हैं इसका आंसर। भिन्न 4/7 का कौन सा भाग, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग, तो हमने कहा 4/7 का x भाग, यानी इंटू एक्स। 4/7 का x भाग उसी में जोड़ा जाए, यानी उसी में, किसमें, भिन्न 4/7 में ही। भिन्न 4/7 का कौन सा भाग, तो हमने कहा भिन्न 4/7 का x भाग उसी में जोड़ा जाए। तो उसी का मतलब क्या है, 4/7 में ही जोड़ा जाए, प्लस किया जाए। तो योग कितना मिलता है बेटा, एक सही 1/14, यानी 14 इक्के 14, एक 15/14, 15/14, 14 इक्के 14, एक 15/14। तो बराबर कितना है, बराबर 15/14, बराबर कितना, 15/14। बेटा इसको सॉल्व करना है। अब बच्चे कहेंगे अरे सर जी ये तो बड़ा कठिन हो गया, कैसे सॉल्व होगा। तो आप देखो यहां 14 है, तो यहां पे कुछ जुगाड़ करो 14 बन जाए, यहां पे भी कुछ जुगाड़ करो 14 बन जाए। तो हमने कहा ऊपर गुणा कर दो, 2 2 का, 2 से इधर किया, और 2 से नीचे गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 से इसमें भी गुणा किया, 2 सत्ते 14, और ऊपर भी कर दिया, 2 चक्को कितना हो गया, 8, इधर भी 2 चक्को कितना हो गया, 8 हो जाएगा। आप लोग देखना इसको करके, 14 14 14 उड़ा दिया, 8x, 8 इंटू एक्स कितना बेटा, 8x प्लस 8। सोचा था कि इतना सरल होगा सवाल। 8x की वैल्यू बेटा क्या, 8 इधर प्लस का उधर माइनस का होगा, 15 में 8 घटेगा तो बेटा 7 आएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/8, यानी 7/8 आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलो भाई, चलो 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 चलो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कोई टाइम वेस्ट नहीं, सीधा काम की बात, सीधा क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे और सीधा वही क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बस, और कोई तमाशा नहीं। ठीक है, आओ देखो, बहुत ध्यान से देखना भाई। ये 1 है, ये 2 है, ये 10 है, और ये 2 का क्यूब मतलब ये बेटा 8 है, ये 1 का क्यूब मतलब ये 1 है, ये 10 का क्यूब मतलब ये कितना है, 10 का क्यूब बोलो तो ये 10 का क्यूब है बेटा 1000 है, यानी 1 प्लस 8 प्लस ऐसे करके 27 प्लस डॉट 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 1000 तक जोड़ेंगे तो 3025 आ रहा है। नहीं भी बताते तब भी निकाल लेते, इन्होंने बता दिया है, यानी सवाल को हल्का कर दिया है, सवाल को सरल कर दिया, इजी कर दिया है। चलो कैसे इजी कर दिया है, क्योंकि ये दे दिया है इन्होंने, इतनी कहानी इन्होंने, ऊपर वाली कहानी ये दे दी है इन्होंने, और पूछी है नीचे वाली कहानी, ये वाली। तो नीचे वाली कहानी में हमने देखा कि सर जी हमको 1 8 1000 कैसे बनाएंगे, जब हम 4 कॉमन ले लेंगे, यहां से 4 घसीटा तो 4 इक्के 4, और 32 से भी घसीट लिया तो 4 × 32, और 108 से घसीटा तो 27, और फिर डॉट 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 बढ़ के इससे 4000 से खरीदा, 4 घसीटा तो कितना आ गया, 1000। ओहो, मतलब छुपी चीज थी, क्या छुपी थी, 18 प्लस 27 आएगा, 2 की पावर 3 के बाद 3 की पावर 3 27 होता है। ठीक है, 1 8 27, और यहां देखो 1000 है, 1000 आ गया, यानी इसकी वैल्यू जो अंदर आपने ये ब्रैकेट में देख रहे हो, इसकी वैल्यू सवाल में कितनी बता रहे हैं, 3025 बता रहे हैं, यानी हमने यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी, 3025 जो सवाल में दी थी वही लिख दी, और इंटू बस केवल 4 करना था, यानी इसमें केवल 4 का गुणा करना था। इसमें क्या करना था बेटा, 4 का गुणा करना था, कर दो, 4 पंचे 20 के 0 हासिल लगे दो, 4 दूना 8 1 9 1 10, 4 3 12, कहीं है 121 और 2 0, ये देखो, ये भैया बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, महादेव की लाडली बिल्कुल सही है, इस बार होगा, इस बार भाई जलजला मचेगा, इस बार पहनोगे वर्दी, इस बार पहनोगे वर्दी। वो कहते हैं ना, इस भयानक सर्दी में इस बार हम ना हासिल कर लेंगे वर्दी, इस सर्दी 100% वर्दी। ठीक है, बिल्कुल ये समझ लो कि यार इस सर्दी में घूमूंगा नहीं कहीं, इस सर्दी 100% वर्दी, 100% वर्दी, ये सपना होना चाहिए साथियों, इस सर्दी 100% वर्दी सपना होना चाहिए आपका। ठीक है, इसको तो भूलना ही नहीं यार, ये सपना, ये चीज ना,
ये चीज मैं खुद बताऊं, जब मैं खुद वर्दी पहनता हूं ना, अपने आप में बड़ा प्राउड फील करता हूं यार। जैसे ही वर्दी पहनता हूं 2 स्टार लगे होते हैं, आपके में स्टार नहीं, लेकिन वर्दी तो मिल जाएगी, बाद में 2 स्टार कमा लेंगे यार। अभी वर्दी का सवाल है ना, तो जब भी वर्दी पहनोगे यार, अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप में छाती चौड़ी हो जाएगी। ये सब मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं, फील जो मुझे फील होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, आपको भी बहुत अच्छा फील होगा, यकीन मानो। बस थोड़ी सी मेहनत है। तो इस सर्दी यार घूमेंगे नहीं, केवल केवल घर में रह के पढ़ाई करना है। आओ, दो संख्याओं का लासा कितना है बेटा? 1920 है। उनका मासा कितना है? 16 है। एक संख्या 128 है, दूसरी संख्या पूछा है। सीधा सा फार्मूला, सबको पता होगा, और नहीं पता है बच्चों तो लासा इंटू मासा, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या P इंटू दूसरी संख्या Q। ऐसे कर लो, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। सब कुछ तो हमको दिया है भाई। लासा कितना है? लासा 1920 है। लासा कितना है? 1920 है। मासा कितना है? मासा है बेटा 16। मासा बोले तो HCF, एलसीएम, लासा एलसीएम, HCF 16 है। पहली संख्या कौन सी है भाई? पहली संख्या 128 है, और दूसरी संख्या हमको निकालनी है, तो दूसरी संख्या Q मान लिया। Q मान लिया, केवल काटना ही तो है। तो जैसे ही 16 से इसको काटा, 16 × 128, और 8 से इसको उड़ा देंगे, 8 दूना 16, और 3 गया, 8 चौको 32, यानी 240। 240 राइट आंसर, 240 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेहनत में आप कमी नहीं रखोगे तो मेहनत में हम भी कमी नहीं रखेंगे, ये वादा है आपसे। ये वादा है आपसे कि 1% अब मेहनत में कमी नहीं होगी। बहुत दिनों से मैं अपने आप को खुद नहीं समझ पा रहा था, कैसे क्या मैनेज करूं। बहुत चीजें कठिनाई से व्यतीत हो रही थी हमारे साथ खुद, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बस अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो मेहनत बिना कुछ है भी नहीं यार, मेहनत तो करनी है, और आपके साथ करनी है। चलो आओ, देखो ये क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर x प्लस 1/x को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? आप कहोगे x का x से गुणा हो जाएगा, x का x से गुणा हो जाएगा, तो x स्क्वायर और +1 और बटे कितना आ जाएगा? x। केवल इतने को सॉल्व किया तो भैया x का x से गुणा x स्क्वायर और +1, 1 बटे कितना? बटे पूरे में आ गया x, और बराबर कितना है? 17/x। बताओ क्वेश्चन कितना सरल था, कितना सरल था। कैसे x से x कैंसिल हो गया, नीचे का नीचे कैंसिल हो गया, x का x कैंसिल हो गया। तो अब बताओ ये जो एक है अगर उधर जाएगा तो क्या आएगा? x स्क्वायर बराबर, ये एक प्लस का है ना बेटा, बराबर के उधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, जो 17 में घट जाएगा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा, और 16 होने के बाद क्या करेंगे? ये स्क्वायर हटाने का जुगाड़ करेंगे, और जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। इधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा। और x की वैल्यू बेटा स्क्वायर रूट 16, यानी 16 किसका स्क्वायर है? तो आप कहोगे सर जी 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंफर्म, समय भी पूरा दिया, और आपने आंसर भी बहुत जल्दी से बताया। वेरी गुड, बहुत बहुत झकास, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई। स्पीड में बताओ, स्पीड में बताओ, जितने लोगों को बिल्कुल वो कहता नहीं ऐसे बैठो, किस पे? कीपैड पे। कीपैड तो है नहीं यार, जो भी आपका कीबोर्ड है उस पे ठक 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 तुरंत टाइप करो आंसर। एक पेन भी होना चाहिए, फटाक से उसको सॉल्व करो, फटाक से आंसर दो, ऐसी स्पीड बनानी है। चलो, साधारण ब्याज से कोई धनराशि, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो सकता है, ये मैं मानता हूं। साधारण ब्याज से कोई धनराशि 2.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष में मैं यहां लिख दे रहा हूं 2 सही 1 बटे, अच्छा 2 सही 1 बटे 2 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 2.5 ईयर, 2.5 ईयर, 2.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष में भाई 1012 रुपया हो जाता है। और जैसे ही हमने थोड़ा और रोक दिया धन, 4 साल के लिए रोक दिया, कितने साल के लिए रोक दिया? 4 साल के लिए रोक दिया, तो यही पैसा हमारा बढ़ के कितना हो गया? ये पैसा बढ़ के 1067.20 हो गया। हम अगर 2.5 यानी 2.5 साल में निकालते तो हमको 1012 मिल जाते, ठीक। और अगर हम 4 साल बाद निकालते तो हमको 1067.2 रुपया मिलता।
आप कहोगे मूलधन तो नहीं बढ़ा, ब्याज बढ़ता है हर साल। ब्याज बढ़ गया। अब ब्याज कितने साल एक्स्ट्रा बढ़ गया? अगर 2.5 साल की अपेक्षा 4 साल से करें तो कितने साल हमने ज्यादा रोक दिया? 1.5 साल, यानी 1.5 ईयर घटा दिया। 4 साल में 2.5 घटा दिया, 1.5 साल। इधर भी घटा दो, तो इधर घटाएंगे तो 2, उल्टा घटा रहे हैं। और 7 में 2 गया कितना बेटा? 2, और 7 में 2 गया 5, 6 में 1 गया कितना आ जाएगा? 5। ये आ गया। तो ये आ गया। अब इसको भाई काटना भी है, काटना भी है। तो अब देखो इसको काट भी लेते हैं। 1.5 यानी 1.5 साल, 1.5 साल में 55.2 रुपए। तो यहां 1 साल बनाना है, तो 1 साल बनाने के लिए हम 1 ईयर इक्वल टू क्या कर लेंगे? अच्छा एक चीज समझो, यहां पे 2.5 बनाना है हमको। अगर 2.5 बना ले जाएंगे तो वो घटा देंगे यहां पे, ठीक है। चलो 1 साल का निकाल ही लेते हैं, क्योंकि 1 साल का काम लग जाएगा, है ना। तो 1 साल का ब्याज, ये 1.5 साल का ब्याज है इतना। तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 55.2 और बटे कर देंगे 1.5। और जैसे ही हमने देखा कि 1.5 एक अंक बाद दशमलव नीचे भी, एक अंक बाद ऊपर भी काट दिया। अब 3 से अगर काटेंगे तो 3 पट 15, और 3 से ऊपर भी काट दिया तो 3 इक्के 3, 3 वट 24, 3 चौक 12। अब 5 से जैसे ही हम इसको काटेंगे, ये 5 से काट लो, 5 से जैसे ही काटा तो कितना आ जाएगा? 5 3 15, 5 छक्का 30, 5 वट 40। ये जो है 1 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज है। अब ये 36.8 1 साल का ब्याज है। तो आप बताओ, या तो 4 साल का ब्याज निकाल लो, या तो 2.5 ईयर का ब्याज निकाल लो। अगर 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज इतना है, क्योंकि इसमें कितना ब्याज जुड़ा हुआ है? 1012 में कितना ब्याज जुड़ा हुआ है? 2.5 साल का ब्याज जुड़ा है। तो हमें 1 साल का ब्याज पता चल गया इतना है। तो 2.5 साल का ब्याज निकालने के लिए हम करेंगे 36.8 रुपए इंटू 2.5, 2.5 साल का गुणा कर दो। अब भाई गुणा करके तो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 25 अट्ठे 200 के 0 हासिल लगे 2, 25 छक्का 150, और 150 में 2 जोड़ दिया। 25 अट्ठे 200 के 0 हासिल लगे 20 यार। 25 अट्ठे 200, 0 हासिल लगे 20, 25 छक्का 150, और 150 में 120 जोड़े तो कितना आ जाएगा? 70, 17, 25 से 75, और 75 10 85 7 5 12 92, और एक अंक इसमें, एक अंक 92 आ गया। कितना आ गया? 92। यानी 2.5 साल का जो ब्याज था वो 92 रुपया था, जो कि इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसमें कर देंगे 92, हटा देंगे हम। 92 रुपए जैसे ही हटाएंगे, इसको बाद में देखोगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि 92 जो रुपया है वो 2.5 साल का है। यानी इसमें 2.5 साल का ये पूरा धन वापस कर रहा है, इसमें 2.5 साल का ब्याज भी जुड़ा है, यानी 92 रुपए जुड़े हैं। तो 2 में 2 गया, कितना आएगा? 0। और इसके बाद यहां पर 11, 11 में 9 गया तो 2, और यहां पर आया 920। 920 रुपए भाई, 920 रुपए प्रिंसिपल है, ये 920 रुपए मूलधन है। ये क्या है? मूलधन है। 920 रुपए मूलधन है, ये चीज हमें पता चल गई कि 920 रुपए मूलधन है। अब 920 रुपए मूलधन है, और 1 साल का ब्याज कितना है? 36.8 है। तो निकालो परसेंट, ये देखो 36.8 है, ये 1 साल का ब्याज है। तो 920 पे ही तो मिलेगा। तो बस जगह हमको थोड़ी सी बनानी है, कहीं दिख नहीं रही है, इधर कर लेते हैं। इधर 920 पर 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है भाई? 36.8। तो 36.8 इंटू 100%, ये तुम्हारी रेट बन जाएगी। ये तुम्हारी क्या बन जाएगी? रेट बन जाएगी, क्योंकि 920 पर 36.8 रुपया मिल रहा है। परसेंट में बताओ तो इंटू 100%, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा। चलो इसको सॉल्व करना, केवल दशमलव हटाया, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। कितने बार जा रहा है? 4 दूना, लो 92 से जैसे ही हमने 368 को काटा 4 बार जाएगा। 92 चक्को 368, और 4% यानी सी ऑप्शन में दिख गया हमें। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलो भाई आओ जाओ, इतना आसान क्वेश्चन यार पूछ लिया है। देखो ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए दिया। 5,000 रुपए कितने साल के लिए दिया?
2 वर्ष के लिए दिया, और तथा सी को, ए ने ही बी को दिया, ये बी को दिया, और सी को दिया कितना, 3,000 रुपए। जाओ 3,000 रुपए ले जाओ। कितने साल के लिए दे दिया, 4 वर्ष के लिए दे दिया, 4 वर्ष के लिए दे दिया। भैया ए एक व्यक्ति है जिसने बी को 5,000 रुपए लिए, 5,000 रुपए दिए 2 साल के लिए, और सी को 3,000 रुपए दिए 4 साल के लिए, और उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कितना रुपया ले लिया, 2,200 रुपए। कि भैया 2,200 रुपए ब्याज देना पड़ेगा हमको, 2,200 रुपए ब्याज दोगे। अब तो कब दोगे, क्योंकि इसने इतना उधार दिया है। तो 5,000 पर 2 साल, 5,000 पहले साल भी 5,000 पर ब्याज लेगा, क्योंकि 2 साल है ना। आप ऐसे समझना बहुत ध्यान से, 5,000 पर पहले साल भी ब्याज लेगा, 5,000 पर दूसरे साल भी, यानी कुल मिला के 10,000 पर ब्याज लेगा ना। ऊपर वो कितने पर ब्याज लेगा, 10,000 पर। 3,000 पर पहले साल भी, 3,000 पर दूसरे साल भी, 3,000 पर तीसरे, 3,000 पर, यानी कुल मिला के 3 × 4, 3 चौक 12,000 पे ब्याज लेगा। ये शॉर्टकट बता रहा हूं, बिल्कुल शॉर्टकट है, ठीक है। 10,000 और 12,000 जोड़ा तो हमने देखा 22,000 पर यार ब्याज चाहिए इसको, 22,000 पर ब्याज चाहिए। और 22,000 पर ब्याज मिल कितना रहा है, तो 2,200 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 2,200 मिल रहा है बेटा। इसको परसेंट में चेक करो तो 100% से क्या कर दो, गुणा कर दो, और 100% से गुणा करोगे तो रेट निकलेगी, और रेट निकाल के रख दो। 0 से 0 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल, केवल एक बचा कितना, 10%। 10%, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आप पीआरटी बटे 100 प्लस पीआरटी बटे 100 भी लगा सकते हो। पीआरटी बटे 100 करना, उससे भी आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। आओ इसको करते हैं। अब इसमें ये आपको ये फिगर दिया गया है, कुल मिलाकर कितने परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है, कितने परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। और इसमें चेक करते हैं, एक ये है, ये 15, तो ध्यान रखना 15, ये 10, यहां तक गई है ये लाइन 40, फिर इसके बाद यहां तक आई है 5, ये सब जोड़ने हैं, यहां तक आई है लाइन 20, यहां तक आई है लाइन 30, और यहां तक आई है लाइन 15, और फिर यहां तक आई है लाइन 10, फिर यहां तक लाइन आई 40, और फिर यहां तक लाइन आई कितनी, 15। भाई जोड़ना ही तो है, जोड़ना ही तो है, जोड़ लो। कितने कितने लोगों पे सर्वेक्षण किया गया, तो 15। अब देखो जोड़ने के लिए 15, ये 15, ये 15, और ये 15, 15 15 30, 15 से 45, डायरेक्ट जोड़ रहे हैं ऐसे करके कुछ। 40 और 40, 40 40 कितना, 80, ठीक है। 30 20 50 और 10 60, और 70, और 70 5 75। ये केवल जोड़ लो, देखो 5 5 10 के 0 हासिल लगे 1, 8 4 12 1 13, 13 7 20। 200 लोगों पर सर्वेक्षण हुआ है। आप सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कितने लोगों पर सर्वेक्षण हुआ है, 200 लोगों पर बेटा सर्वेक्षण हुआ है। कितने लोगों पर, 200 लोगों पर। केवल जोड़ना था, आसान सा सवाल था, कोई बहुत बड़ी तीर नहीं चलानी थी। अगला क्वेश्चन, उन परिवार जिनकी दैनिक आय 200 या 200 से कम हो, 200 या कम हो, 200 हो या 200 से कम हो, तो 200 या 200 से कम वाले, यानी 200 से कम वाले कौन से हैं। अब यहां पर देखो, जिनकी आय 100 है, ये 200, ये आय लिखी है, दैनिक आय, देखो ये हेडिंग पड़ी दैनिक आय रुपयों में, तो 200 वाली लाइन ये है, 100 वाली लाइन ये है। तो 100 से कम अगर कहा जाता तो हम नीचे इधर चलते, ये 15 लोग हैं, ठीक है। अब 200 से कम इतनी जगह हो गई, 200 से कम वाली, 200 या 200 से कम इतनी जगह हो गई। अगर कहते 300 या 300 से कम, तो हम कहते इसके केवल इधर चलेंगे। 400 या 400 से कम, इसके इधर चलेंगे। तो अब आ जाओ, हम तो गिन लेंगे। 200 या 200 से कम, तो ये देखो ये लाइन है, 200 की ये लाइन है, 200 की ये लाइन है। इसके आगे देखो, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, यानी ये 15 है और ये 10 है, और 15 10 कितने लोग हैं, 15 10 25 लोग हैं। आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कितने प्रतिशत परिवार दैनिक आय 500 से कम है।
500 से कम कितने लोग हैं पहले पता करो। तो 500 से कम पता करना है ना। ये वाली लाइन देखो 500 की है, ये वाली लाइन 500 की है, ये वाली लाइन 500 की है, देखो है ना 500 की। तो ये कितने लोग हैं, ये कितने लोग हैं 20, देखो 20 लिखा सामने। ये कितने लोग हैं इधर 5, ये कितने लोग हैं 40, और ये कितने लोग हैं 10, ये कितने लोग हैं 15। इतने लोग हैं 500 से कम वाले। 500 से कम वाले कितने लोग हैं, 500 से कम वाले भैया लोग हमने गिन लिए, गिनने हैं 500 से कम वाले लोग हमें गिनने हैं। तो 15, 15 5 20, 10 30, और 30 40 70, और 70 20 90, यानी 90 लोग हैं जो जिनकी आय क्या है, 90 लोग हैं जिनकी आय क्या है बेटा 500 से कम है, 500 रुपए से कम है, जिनकी इनकम 90 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 500 से कम है, कम है। तो आंसर जान, तो कुछ बच्चे फटाक से 90 लगा देंगे और गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो 90 लगा रहे हो, कितने को आंसर 90 आ रहा है बेटा, 90 नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने क्या कह दिया है, कितने प्रतिशत, क्या कह दिया, कितने प्रतिशत। अब प्रतिशत कह दिया है तो अब टोटल कितने लोग थे अभी काउंट करके आए थे भाई, सर्वेक्षण जितने लोगों में हो रहा था वो टोटल कितने लोग थे, तो आपने कहा था 200 लोग हैं टोटल। टोटल कितने लोग थे, 200 लोग थे। तो हमने कहा 200 लोग टोटल हैं, जिनमें 500 से कम 90 लोग हैं, जिनकी 500 से कम इनकम है वो 90 लोग हैं। तो परसेंट बनाओ, तो परसेंट बनाने के लिए इनटू 100% से गुणा कर देंगे, ये भाई जो आंसर आ जाएगा वो मान लिया जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 से इसको काटा, 20 पंचे 100, और 9 का गुणा 5 से किया तो 9 पना 45%, 9 पना 45%, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन, जिसने जिसने 90 लगाया है वो सबका गलत हो जाएगा, जिसने जिसने 90 लगाया है वो सबका गलत हो जाएगा। ठीक है, जिसने जिसने 90 लगाया है। ठीक है, देखो बड़ा आसान है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ आ जाओ, हिंदी, हिंदी शुरू, हिंदी शुरू, और हिंदी के लिए बिल्कुल सचेत हो जाओ, पेन वेन छोड़ दो, पेन वेन छोड़ दो, पेन वेन छोड़ दो, अब पेन नहीं पकड़ना है, अब केवल 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 मोबाइल पकड़ना है और आंसर देना है फटाक से, डी ए बी सी डी, कौन सा सही है वो आंसर देना है बस। अब बिल्कुल तेजी के साथ, तेजी के साथ आ जाओ। एक कहानी दी गई है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और कभी भी गद्यांश को पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करनी होती है। गद्यांश को अगर तुमने टाइम देके पढ़ लिया ना तो आगे के सवाल बड़े अच्छे से हो जाएंगे और जल्दी हो जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले सवाल पढ़ते हैं फिर गद्यांश में ढूंढते हैं, उसमें टाइम लगता है। मेरा कहना मानना, एक बार अगर गद्यांश पढ़ लोगे, क्योंकि वहां प्रेशर रहता है, प्रेशर में आदमी गद्यांश अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, तो तुम थोड़ा सा ठंडे मन से पढ़ लेना गद्यांश, और सारे आंसर सही। प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रगण्य था, प्राचीन काल में नारियां सबसे आगे थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा है, ऐसा कहा जाता था कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है, ऐसा प्राचीन काल में था, क्योंकि प्राचीन काल में देवियों को, नारियों को सबसे आगे रखा गया है, अग्रगण्य रखा गया है, ठीक है। भारत में मध्यकाल में नारी का पतन शुरू हुआ, नारी का पतन शुरू होना चालू हो गया। मध्यकाल के अंत तक तो नारी दासी या गुलाम बन गई, मध्यकाल में नारी क्या बन गई, गुलाम बन गई। फिर कह रहे चार दीवारी में, चारों दीवारी में कैद हो गई, उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन किंतु 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय आ गए, स्वामी विवेकानंद आ गए, दयाराम सरस्वती आ गए, और ये आज समाज सुधारकों ने नारी जगत की काया पलट दी। इन्होंने नारी के हित में काम करना शुरू कर दिया, नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई। अब नारी उत्थान की ओर बढ़ रही है, कब से, जब से ये लोग आए हैं। आज आधुनिक नारी ने जमीन से लेकर आसमान तक अपना कब्जा कर लिया है, जमीन से लेकर आसमान तक अपना कब्जा कर लिया है। नारी तू नारायणी है, नारी तू नारायणी है उक्ति को, इस लाइन को सिद्ध कर दिया है आज की नारियों ने। वास्तव में देखा जाए, ये दिखा नहीं, वास्तव में देखा जाए तो नर और नारी एक रथ के दो पहिए हैं।
नर कोई असमानता नहीं है नर और नारी में। तो दो रथ के एक पहिए हैं, और एक पहिए कैसे होते हैं? समान होते हैं। ये कहने का मतलब समझना कि अगर एक पहिया बड़ा और छोटा लगा देंगे तब भी रथ नहीं चलेगा, समान होना चाहिए। रथ को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए दोनों में संतुलन चाहिए। शिक्षित नारी परिवार की उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना अनिवार्य है। नारी ने अपना जो स्थान प्राप्त किया है उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों को तत्पर रहना चाहिए। यह कहानी है। अब पूरी कहानी अपने माइंड पे सेट है, अब आंसर देखना है, आंसर ढूंढना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको उठा देता हूं। हाँ, क्वेश्चन क्या है? प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था? प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था बेटा, यह पूछा जा रहा है। तो आप बताओ, प्राचीन काल में नारी दासी थी? नहीं भाई, प्राचीन काल में जो नारी थी वो अग्रगण्य थी, बहुत आगे थी। नारी को अपमानित किया जाता था, यह भी गलत, यह भी गलत। प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। देखो अब पढ़ना पड़ा, दोबारा हमें जाना पड़ा, नहीं जाना पड़ा। मुझे पता था कि प्राचीन काल में नारियां आगे थी, मैंने थोड़ा सा और नीचे गए तो मध्यकाल में जो नारियां थी वो दासी बन गई, गुलाम बन गई, चार दीवारों में कैद कर दी गई। फिर उसके बाद हमने आगे पढ़ा कि जैसे ही राजा राम मोहन राय ये सब लोग आए, स्वामी विवेकानंद आए, तो इन्होंने नारियों को क्या किया? फिर नारियों का उत्थान हुआ, वहां से चालू हुआ। अब आज के युग में नारियां क्या है? आसमान तक हैं, ऐसे हमने पढ़ा था इसको। अब आगे क्या है देखो, फिर अब क्वेश्चन पे ही फोकस करना है, क्योंकि हमने तो अच्छे से पढ़ लिया ना इसको, अब अच्छे से पढ़ लिया। नारी तू नारायणी है। क्या है बेटा? नारी तू नारायणी है। तो नारी नारायणी की तरह पूजनी है, बिल्कुल सही। अगर ये नारी तू नारायणी है, इसका मतलब ही है नारी नारायणी की तरह पूज्य है। नारी को कोई अधिकार नहीं, बिल्कुल गलत। नारी के मान सम्मान में कमी होगी, गलत। नारी गुलाम थी, नहीं। नारी तू नारायणी का मतलब है, ये पूछ रहे हैं नारी तू नारायणी है का सही व्याख्या क्या है? तो नारी नारायणी की तरह ही पूज्य है। ठीक है, चलो आगे। आगे क्या है? आगे ये क्वेश्चन है, देश का उद्धार कैसे होगा? नारी अशिक्षित रहेगी तो देश का उद्धार नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत। ठीक है, केवल समाज सुधारकों के, नहीं, बिल्कुल गलत। अगर केवल समाज सुधारक ही रहेंगे तब भी देश का उद्धारक नहीं होगा। समाज में नारी को समान स्थान देने तथा उसके शिक्षित होने से क्या भैया देश का उद्धार होगा। ठीक है, अब ये कह रहा हूं ये चीज क्यों गलत है, ये चीज क्यों सही है? ये भी चीज तो सही होनी चाहिए। तो हम कहेंगे फिर गद्यांश में जो कहा जा रहा है उसी को देख के सही कर रहे हैं इसको अब। ठीक है, क्योंकि बात भाई नारियों की हो रही थी इस गद्यांश में, इस पैसेज में। तो इस पैसेज में यह बात कही जा रही थी समाज में नारी को समान स्थान देने तथा उसके शिक्षित होने से देश का उद्धार हो जाएगा। यह भी बात सही है, लेकिन अगर ये कहीं पे कह देते यहां पर तो यह भी सही बात मान लेते। ठीक है, अगला चलो, अब फटाक से बताओ जल्दी से, वीडियो को लाइक वाइक कर देना सभी लोग। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? सबको पता है, भारत मेरा देश, नारियों की बात हो रही है, हटाओ। भारत और गरीबी, भाई नारियों की बात हो रही, नारी तो ले ही नहीं रहो। मेरे सपनों का भारत, नारियों की बात हो रही, ये भी नहीं। नारी तू नारायणी, ये उपर्युक्त शीर्षक हो सकता है, ये गद्यांश का शीर्षक हो सकता है कि नारी तू नारायणी है, क्योंकि पूरे गद्यांश में, पूरे पैसेज में नारी की बात हो रही थी। यस और नो, बोलो जल्दी से। अगला क्वेश्चन, अल्प विराम। चलो, अल्प विराम क्या है? तो आपको बता दें, अल्प विराम जो होता है वो उसको कॉमा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कॉमा कहते हैं। और बी ऑप्शन हो गया। ये क्या है? अल्प विराम। ये क्या है? जब कभी एक ऐसे और एक कॉमा लगा हो इस तरीके से, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको बेटा कहते हैं अर्ध विराम। क्या कहते हैं? अर्ध विराम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? ये याद रखना, अर्ध विराम कहते हैं। लेकिन अगर रेशियो टाइप के ऐसे 2 पॉइंट दिए जाएं तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको ध्यान रखना, इसको उपविराम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उपविराम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उपविराम कहते हैं। और ये एक डंडा अगर दे दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पूर्ण विराम। क्या कहते हैं बच्चे? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम है, ये पूर्ण विराम है। ये क्या है? विस्मयादि बोधक साइन है। क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इसमें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण हर वर्ग में पहला और दूसरा अघोष है, और बाकी के जो तीन हैं, तीन व्यंजन होते हैं, वो बेटा सघोष होते हैं। कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। तो चलो देखो, पहले कौन? पा फंस गया। पा पहले ही तो आता है, पा फा बा भा मा। पा पहले ही फंस गया तो पा ही अघोष है। पा फा बा ये तीसरे अक्षर पर आ रहा है। का खा गा घा ये चौथे अक्षर पर आ रहा है, ये चौथे अक्षर पे आ रहा है। ठीक है, का खा गा ये तीसरे अक्षर पे आ रहा है। पा फा बा ये भी तीसरे अक्षर पे आ रहा है, और पा पहले अक्षर पे आ रहा है। तो हमको पता है पहला और दूसरे में जो फंसेगा वो तो अघोष होगा, लेकिन तीसरे, चौथे और पांचवे में सारे क्या होंगे? सघोष होंगे। तो पा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाप्राण निकालने का सबसे सटीक तरीका, अगर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हो तो अपना हाथ अपने मुख के सामने लगा लेना और देखना, कंपेयर करना बड़ा जरूरी है कि इन शब्दों में सबसे ज्यादा हवा किस किस वर्ण को बोलने से हो रही है। किस वर्ण को बोलने से हवा बहुत तेजी से निकल रही है, किस वर्ण को उच्चारित करने पे हवा निकल रही है। तो ता बोला पहले हमने, ता ता, दा बोला, दा, माँ बोला, माँ, भा बोला, भा। बोलो बोलो जल्दी से बोलो, करके देखो, तुमको नियम पे जाना ही नहीं पड़ेगा। नियम पे जाने, ता को बोलने से हवा नहीं आई, दा को बोलने से नहीं है, माँ को बोलने से नहीं है, भा को बोलने से आ गई। भा से भालू, तो हवा आ रही है। तो महाप्राण वही वर्ण होते हैं जिनको उच्चारित करने में, ठीक है, मुख से ऊष्मा निकले, मुख से वायु निकले, महाप्राण होंगे, ज्यादा वायु निकले। भलाई में कौन सा प्रत्यय है? तो बेटा आई प्रत्यय है। याद रखना, भलाई में कौन सा प्रत्यय है, आप भी इसको देखते रहो। ठीक है, भलाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। ठीक है, भलाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? देखो, भोजपुरी बोली जाती है। गाजीपुर जानते हो, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जो जिला है उसमें सबसे ज्यादा भोजपुरी बोली जाती है। गाजीपुर, तो भोजपुरी तो भाई उत्तर प्रदेश में तो बोली जा रही है। क्यों? बिहार में बोली जाती है, तो बिहार में अगर बोली जा रही है तो उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बोली जा रही है, तो हम कहेंगे भोजपुरी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ये बिहार की भाषा है लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है। ठीक है, कन्नौज में बोली जाती है। ब्रज, मथुरा, आगरा, ब्रज बोली जाती है। वृंदावन, यहां पर क्या? ब्रज भाषा बोली जाती है। मेवाती कहां बोली जाती है? बेटा मेवाती राजस्थान की बोली है। कहां की है? राजस्थान की बोली है। राजस्थान की बोली है। और कौन सी राजस्थान? तो आप तुरंत कह देना ये उत्तरी राजस्थानी बोली है। उत्तरी राजस्थानी बोली है। यहीं पर हमने बताया था कि अगर आपसे पूर्वी राजस्थानी या ढूंढाड़ी बोले तो आप तुरंत कह देना वो ढूंढाड़ी किधर बोली जाती है? पूर्वी राजस्थानी। ठीक है, ऊपर मेवाती बोली जाती है। राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, ये राजस्थान का मैप है, तो राजस्थान के उत्तर में मेवाती और नीचे मालवी और इस तरफ मारवाड़ी। ठीक है, तो मारवाड़ी हो गई कौन सी? मारवाड़ी हो गई भैया पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी। तो मेवाती कैसी है भाई? राजस्थानी बोली है। क्लियर है? तो नहीं है पूछा था, तो मेवाती आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ये वाला पूरा दोहा ही है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो ये क्या है? इस सुबरन को सब लोग अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। कवि सोच रहा है कि ये जो सुबरन है ना, ये अच्छे वर्ण है, सुवर्ण है, अच्छे वर्ण है। ठीक है, तो कभी अपने हिसाब से सोच रहा है। व्यभिचारी क्या सोच रहा है? सुंदर बरन है, बरन मतलब शरीर, सुंदर काया है, व्यभिचारी सोच रहा है। और चोर सोच रहा है सुबरन मतलब स्वर्ण है। चोर अपना हिसाब लगा रहा है कि ये स्वर्ण है। ठीक है, कवि अपना हिसाब लगा रहा है कि ये सुंदर वर्ण है, सुंदर क्या है? वर्ण है। और व्यभिचारी सोच रहा है कि सुंदर काया है। क्या है बेटा? सुंदर काया है। तो आप ये समझ लो कि जहां पर एक शब्द के कई अर्थ निकले,
जहां पर एक शब्द के कई अर्थ निकले वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ध्यान रखना, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है। एक मोती मानुष चून, ये भी वाला जो दोहा है, ये भी लाइन श्लेष अलंकार की है। याद रखना, कई बार पूछा जाता है। कौन सा अयादि संधि, अयादि संधि किसमें है? तो अ प्लस आ पावक बनता है। ठीक है, पावक, पावक में क्या है बेटा? अयादि संधि है। और ये संधि मैं एक बार करवा दूंगा पुलिस से पहले। ठीक है। कौन सा स्थायी भाव नहीं है? आप देखो, ये निर्वेद क्या है? निर्वेद भैया, ये निर्वेद क्या है? निर्वेद रस है। क्या कह रहे हैं? स्थायी भाव नहीं है। ये तो निर्वेद स्थायी भाव ही है। ये स्थायी भाव है, ये स्थायी भाव है। ये जुगुप्सा भी स्थायी भाव है। करुण रस है बेटा, करुण रस है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आप कहोगे शोक। शोक, अगर शोक होता तो हम कह देते स्थायी भाव है। ये भी स्थायी भाव है, ये भी स्थायी भाव है, और ये भी स्थायी भाव है। लेकिन करुण क्या है? करुण रस है। करुण का स्थायी भाव क्या होगा? शोक होगा। ठीक है। आप जानते हो रस कितने होते हैं? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई थी, जिससे शांत रस की व्याख्या उन्होंने नहीं की थी। शांत रस जोड़कर 9 रस हो गए। रसों की संख्या 9 मानी जाने लगी। लेकिन बाद में 2 रस और आ गए, एक वात्सल्य रस, वात्सल्य रस जिसे वत्सल स्थायी भाव होता है, और भक्ति रस जिसका स्थायी भाव अनुराग होता है। भक्ति रस, ये जो 2 रस हैं ये बाद में जोड़ दिए गए, काम खत्म। 9 रस होते हैं। इस तरीके से अभी कितने? 11 रस होते हैं। भरत मुनि कितने कह के गए? 8 रस कह के गए। चलो, अपने को संकट में डालना। बिल्ली के गले में अगर घंटी बांधोगे तो भाई अपने को संकट में डालोगे। अब इसमें बहुत नहीं है कि हम लगवाएं भैंस के आगे बीच में नाना, बताओ बेटा कौन सा सही है। दिख ही रहा है कि अपने को संकट में डालना। क्या करोगे? बिल्ली के गले में घंटी बांध रहा है चूहा, तो चलो आओ। रात भर जगना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रात भर जगना स्वास्थ्य के लिए, ये के लिए का पूछा गया है। अच्छा, रात भर के लिए पूछा गया है, इसमें भर के लिए पूछा गया है। ये रात भर जगना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, समुच्चय बोधक अन्य है। क्या है? तो आप कहोगे रात भर, पूरे ड्यूरेशन को बता रहा है, पूरे समय को बता रहा है, रात भर। तो समय को अगर बिल्कुल नहीं आता तुम्हें हिंदी, तब भी आपको पकड़ में आ जाएगा। काल, काल क्या होता है? समय। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, आंसर लग जाएगा बेटा ए। रात भर, पूरा ड्यूरेशन, पूरी रात समय को डिनोट कर रहा है ना। तो ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं ये कालवाचक क्या है? कालवाचक भी तो समय को डिनोट कर रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। उत, उत से निर्मित शब्द कौन सा है? तो बेटा उच्चारण है, जिसे हम उत प्लस चारण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत प्लस चारण कहते हैं। उत प्लस चारण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वर्ग। स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या है? तो स्वर्ग का संधि विच्छेद बताओ। ये होगा? कतई नहीं हो सकता है। आपको बता दे, चलो, स्वर्ग का संधि विच्छेद विसर्ग संधि है। ये विसर्ग कौन सी संधि है? विसर्ग संधि से बना शब्द है ये बेटा, विसर्ग संधि। तो आप तुरंत कहोगे, क्या कहोगे? श्वः प्लस गा होना चाहिए। अब यहां पर देखो पॉइंट नहीं लगा बेटा, ए ऑप्शन, स्वह प्लस गा होना चाहिए। मेरे हिसाब से यहां पर क्या होना चाहिए? स्वह होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये स्वर्ग क्या है? विसर्ग संधि है, तो स्वह प्लस गा, तभी स्वर्ग बनना है। ये उड़ंकीरा जानतो, हा से आई है, ध्यान रखना इसको। चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल विलोम है। स्थूल माने क्या होता है? स्थूल माने बेटा होता है विशाल काय, सबसे बड़ा, विशाल काय। स्थूल माने क्या होता है? विशाल काय। स्थूल शरीर था उसका, बड़ा शरीर था। ठीक है, स्थूल माने क्या होता है? विशाल काय होता है। तो विलोम देखना है, सूक्ष्म, दुर्बल, तन्वी, शाश्वत। आप कहोगे सूक्ष्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। स्थूल माने याद रखना, स्थूल माने होता है विशाल, स्थूल माने होता है विशाल, और विशाल का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म होगा, छोटा सा, सूक्ष्म। अगला, उपमेय में उपमान की संभावना होती है। भैया जल्दी से बता दो कि जहां उपमेय में उपमान की उठोच्चा नहीं, उत्प्रेक्षा है ना।
उपमेय में उपमान की संभावना होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? जल्दी से बताओ, वहां कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा, यही है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। दो चीजें हम करवाएंगे, एक संधि करवाएंगे, एक अलंकार भी पढ़ाएंगे। चलो जल्दी से बताओ, चौपाई, चौपाई में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो बेटा 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, हमें यथाशक्ति, अब यथाशक्ति जो आ गया है, यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित यथाशक्ति में कौन सा समास है? बताओ, यथाशक्ति में कौन सा समास है? सबको पता चल रहा होगा, यथाशक्ति सबसे पहला ही समास कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास है। विशिख, विशिख माने क्या होता है भाई? विशिख माने होता है, बताओ भाई, विशिख माने क्या होता है? धनुष होता है। क्या होता है? धनुष। तो धनुष का पर्यायवाची कहां पर दिख रहा है आपको? धनुष का पर्यायवाची कहां दिख रहा है? ये देखो, बाण। विशिख माने क्या होता है बेटा? बाण होता है। याद रखिएगा, विशिख माने क्या होता है? बाण होता है। क्लियर है? अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? तो याद रखिएगा, जैसे आंसू, आंसू क्या है? बहुवचन ही होता है। उसमें आंसुएं नहीं कहेंगे। प्राण, याचना, याचना का याचनाएं बहुवचन नहीं होता, याचना ही बहुवचन है। तो प्राण, प्राण भी ऐसा ही शब्द है, याद रखिएगा, प्राण भी एक ऐसा ही शब्द है जो बहुवचन ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आंसू हो गया, है ना, याद रखना, आंसू हो गया, याचना हो गया, ये शब्द कुछ याद आते रहेंगे, हम बताते रहेंगे आपको। जैसे प्राण है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अगला, किस कारक का परसर्ग, ठीक है, के लिए? बताओ, के लिए कर्ता ने कर्म से, करण से, अपादान से अलग, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, यानी ए ऑप्शन ऑफ द राइट। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, अधिकरण में पर, ऐसे करते हैं, ऐसे याद मैं करवा दूंगा एक बार। मन हरण कवित, मन हरण कवित में भाई प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो याद रखिएगा 31 होते हैं। कितने होते हैं? 31 होते हैं, 31 होते हैं। जैसे चौपाई में 16 होते हैं, दोहा में आपको ऊपर कितने मिलेंगे? 11 और 13 का होता है। चलो, रीतिवाचक क्रिया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? जैसे तैसे, जैसे और तैसे। ये क्या है? परिमाण। ये क्या है? स्थानवाचक, यहां यहां। ठीक है, तो जैसे तैसे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? अब यहां पर कह रहे हैं, अरे वाह, अरे वाह, आज आपका आगमन आकस्मिक हो गया। ठीक है, वैसे भी पता चल रहा है आकस्मिक, अचानक, अरे वाह, तो विस्मय हो गया। विस्मय हो गया तो कौन सा साइन लगेगा? विस्मयादि बोधक लगेगा। जहां पर आश्चर्यचकित हो जाए कोई पर्सन, तो वहां पे कौन सा साइन लगाते हैं? विस्मयादि बोधक। कौन सा है भाई? विस्मयादि, लो लिखा भी है, ए ऑप्शन ऑफ द राइट आंसर, विस्मयादि बोधक का साइन लगाते हैं। जैसे अरे वाह इन्होंने कहा था, तो यहां पर हम साइन लगा देते कौन सा? अरे वाह का। अपने सहारे पर रहने वालों के लिए एक शब्द, जो अपना काम स्वयं करते हैं उनको हम स्वाधीन व्यक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वाधीन है। जो दूसरे के अधीन होते हैं उनको हम पराधीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पराधीन। पराधीन किसको बोलते हैं? जो दूसरे के अधीन होते हैं, जो दूसरे के अधीन होते हैं उनको हम पराधीन बोलते हैं। तो अब एक चीज समझ लो, जो अपने सहारे रहने वाले होते हैं, अपना काम स्वयं करते हैं, उन्हें हम स्वावलंबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? स्वावलंबी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, स्वावलंबी किसे बोलते हैं? स्वावलंबी किसे बोलते हैं? जो अपने काम स्वयं करते हैं, ठीक, अपने सहारे रहते हैं, उन्हें स्वावलंबी बोलते हैं। जो दूसरों के सहारे रहते हैं उन्हें हम पराधीन बोलते हैं। ठीक है, तुम ऐसे देख रहे हो, लो कुछ नहीं। बारात का तत्सम रूप, बारात का तत्सम रूप भाई, ये बारात जो है तत्भव है। क्या है? तत्भव है। तो इसे वर यात्रा कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? इसका तत्सम जो होगा वो वर यात्रा होगा। ये बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, तभी मैं तुरंत टिक कर दे रहा हूं। ठीक है,
इसमें बस आपको बस देखना है जिससे आपके दिमाग में बस याद रहे ये सारी चीजें, कि मैं जो बोल रहा हूं वो आप ज्यादा से ज्यादा, और कोशिश ऐसी है कि कुछ चीजें इसमें बता दूं कि आपको हमेशा याद रहे। अब हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, आपसे ये अगर क्वेश्चन आएगा तो फटाक से बहुत बच्चे बी ऑप्शन टिक करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हल्दी घाटी युद्ध लड़ा था ये नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है हल्दी घाटी एक क्या है, एक रचना है, जिसके रचनाकार कौन है। तो आप ध्यान रखिएगा, श्याम नारायण पांडे जी हैं जिन्होंने हल्दी घाटी रचना लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है, श्याम नारायण पांडे की है ये हल्दी घाटी। हल्दी घाटी किसकी है, बोलो, श्याम नारायण पांडे जी की है। किसकी है, श्याम नारायण पांडे जी की है। आओ आगे, ये चारों आपस में वैज्ञानिक विषयों पर करते रहते हैं। ये चारों अक्सर, चलो अक्सर लगा दिया, अक्सर, ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। ये तो अभी सही लग रहा है, ये चारों अक्सर आपस में, ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। ठीक है, आगे चलो देख लेते हैं एक बार। अगर ये तो अभी हमें सही लग रहा है, ठीक है, अगर कोई सटीक नहीं मिला तो हम यही लगाएंगे अभी। एकत्रित और पढ़ाई लगा दो। ये चारों एकत्रित आपस में नहीं, ये बिल्कुल नहीं बनेगा। ये चारों एकत्रित आपस में नहीं बनना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं, ये चारों जुड़कर, ये चारों मिलकर तो ठीक है, जुड़कर नहीं सही है, जुड़कर भी हटाओ, ये चारों जुड़कर कुछ नहीं होता है। ये चारों मिल, देखो आ भी गया, ये चारों मिलकर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर प्रयोग करते हैं। नहीं, वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा ज्यादा सही है, प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आप राइट हो जाएगा। ये भी गलत है, क्योंकि मिलकर चर्चा की जा सकती है, प्रयोग नहीं। अगला, चलो अब इसमें ये छांटना है कौन सा सही है। देखो, जिस प्रकार राला अगर देखें तो जिस प्रकार, हाँ ये ठीक है, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है। हम देखो पहला अगर इसको मान लें, जिस प्रकार, क्योंकि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं तो पहला इसको मान लिया, दूसरा इसको मान लिया। तो जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, 1 2 3 और ये लास्ट में 4। तो देखो सबसे पहले वाह है, वाह या ला और रा, वाह या ये आ गया, वाह या लारा। नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको, वाह या लारा, यही बनेगा। ठीक है, कह रहे हैं जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। बिल्कुल सही बन गया। ठीक है, चलो, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। ठीक है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब जीवन जीने की इच्छा को क्या कहते हैं, यहां पर पूछा जा रहा है। तो जीवन जीने की इच्छा आप सभी को पता है, क्या कहते हैं भाई, बताओ जल्दी से, कौन कौन बता सकता है जीवन जीने की इच्छा को क्या कहते हैं। वीडियो को लाइक कर देना यार। जीवन जीने की इच्छा को क्या कहते हैं, जीवन जीने की इच्छा को बोलो क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। तो जीवन जीने की इच्छा को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन जीने की इच्छा को जिजीविसा कहते हैं। जिसका ए ऑप्शन आ रहा है उसका सबका सही है। श्याम जी कुमार, अनीता, अंकित, हाँ सबका सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। अब देखो रक्षा नहीं है, क्योंकि छत्री वाला छा लगभग तत्सम में आता है। रा जो प्रा, ये जो री की मात्रा लगी है, ये भी अक्सर तत्सम में यूज की जाती है। विद्या, ये जो द्या आता है, ये द्या, ये भी लगभग तत्सम में यूज किया जाता है। तो ये तो सारे तत्सम हैं। घर का अगर ग्रह होता, गृह होता, ग्रह, तो ग्रह होता, तो ग्रह होता, और ये गृह होता। ये गृह घर है और ये ग्रह सैटेलाइट है। ठीक है, अगर ये गृह ग्रह कुछ भी होता तो हम कह देते ये तत्सम था, लेकिन अभी घर है। घर कैसा है, तद्भव है। आपसे कह रहे हैं तद्भव कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा घर। ठीक है, आओ, दूध का धुला होना। भाई दूध का धुला होना, दूध का धुला होना मतलब साफ नजर आ रहा है, निर्दोष होना।
भाई दूध के धुले हैं तो निर्दोष हैं, ठीक है, बिल्कुल निर्दोष हैं, कोई इनका दोष नहीं है। रौद्र रस, रौद्र रस का क्रोध हो जाएगा, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा भाई? क्रोध। क्या हो जाएगा? क्रोध। ये क्रोध क्या है? स्थायी भाव है भाई, स्थायी भाव। उत्साह वीर का स्थायी भाव है, उत्साह किसका है? वीर का स्थायी भाव है, ठीक है। भयानक का भय है, भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव भय है, और इसका आश्चर्य का विस्मय है। खान, खान पान, ये क्या बेटा? ये खान पान है। तो खान पान में कौन सा समास है? सबको पता है, जब योजक चिन्ह लगा होता है लगभग लगभग किस में आते हैं? द्वंद्व समास में आते हैं, खान और पान, ठीक है। खान पान यानी खाना पीना। चलो, कामायनी, कामायनी बड़ी फेमस रचना है, और किसकी है भैया? बच्चे बच्चे के जुबान पे होनी चाहिए। ये क्वेश्चन का आंसर अगर गलत कर दिया तो समझो फिर पीछे हो जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा। जयशंकर प्रसाद की है कामायनी। कंकाल, कंकाल किसकी है? बहुत पूछी जाती है, कंकाल भी जयशंकर प्रसाद की है। देखो, मीन का समानार्थी, मीन का पर्यायवाची बेटा झस होता है, मीन का पर्यायवाची झस होता है। अली किसका है? तो अली बेटा भौरे का है। किसका है? भौरा है। अली माने क्या होता है? भौरा होता है। सटपद, सटपद किसका होता है? सटपद माने भी भौरा होता है। सिलीमुख माने भी भौरा होता है। चंचरीक भी याद रख लेना, चंचरीक भी एक पूछा जाता है। ये चंचरीक किसका होता है? ये भी भौरे का होता है। भ्रमर किसका होता है? भौरे का होता है। अली भौरे का, ये सटपद भी भौरे का, सिलीमुख भौरे का। ये झस क्या है? झस मीन, मछली का पर्यायवाची, या मत्स्य कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मत्स्य, मछली। निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य वही वाक्य होते हैं जिसमें की लगा हो जाए, सबसे सटीक होता है, और अक्सर हमेशा यही पूछा जाता है जिसमें की लगा हो वही मिश्र वाक्य है। तो मेरा विचार है कि, मेरा विचार है कि, तो ये कभी भूलना नहीं, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मेरा विचार है कि हिंदी एक साहित्य पत्र, हिंदी का एक साहित्य पत्र निकालूं तो की लगा होगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई? मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी बताओ। ये कुल, ये कुल गलत हो गया। कुल माने होता है जिसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगी हो, कुल माने होता है किनारा, कुल माने होता है बेटा किनारा, और कुल माने होता है वंश। कुल माने क्या होता है? कुल माने होता है बेटा वंश। कुल माने क्या होता है? वंश होता है। कुल माने होता है किनारा। रात्रि और निशा भी सही है। अभिलाषा, अभिलाषा को इच्छा कहते हैं, ये भी सही है। किरण और रश्मि, रश्मि माने भी किरण, किरण, मयूख माने भी किरण होता है। तो ये सारे सेम है, यही अलग है। यही क्या है? अलग है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। वो कह रहे हैं भिन्न भिन्न युग्म वाले पहचानो, तो कुल, कुल, कुल किनारा को कहते हैं और कुल वंश को कहते हैं, अलग है, ठीक है। अगला, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताओ। तो अधिकार नहीं होता है, ये गलत है। अधिकार नहीं होता है बेटा, अधिकार होता है। क्या होता है? अधिकार होता है, ध्यान रखिएगा, अधिकार होता है। आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। क्या होता है? आगामी होता है, ठीक। अनुसरण नहीं होता है, अनुसरण होता है, अनुसरण होता है, सरण। अनुसरण नहीं होता है, अनुसरण होता है। अध्ययन सही है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। अध्ययन, दो या का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। अध्य, आधिधा, और दो या ना, अध्ययन, ठीक है। वीर रस, देखो आ गया, वीर रस किसका है? उत्साह का है। वीर रस किसका पर्यायवाची है बेटा? उत्साह का है। वाक्य में प्रयुक्त देव का बहुवचन कितना? देव का बहुवचन क्या है? तो देवजन, देववृंद, ये सब नहीं है। देवलोक नहीं कहेंगे, देववृंद नहीं कहेंगे, देवगढ़ होते हैं। जो माननीय व्यक्ति होते हैं उनके आगे हम गढ़ लगाते हैं, गढ़, ठीक है, देवगढ़, ठीक है, साधुगढ़। चलो आगे, दृश्य बहुत ही मनोरम था। मनोरम था वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण बताओ। भाई परिमाण, कोई यहां पर परिमाण का मतलब होता है कोई द्रव्य नहीं है जिसकी तुम्हें परिमाणता बतानी हो, क्वांटिटी बतानी हो, मात्रा बतानी हो। कोई मात्रा नहीं है तो परिमाणवाचक विशेषण होता। संख्या नहीं है जो संख्यावाचक विशेषण होगा। भैया मनोरम का मतलब है क्वालिटी। दृश्य बहुत अच्छा है, उसकी दृश्य की गुण की विशेषता बताई जा रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। मनोरम है, बहुत अच्छा है, गुणवाचक विशेषण है भाई। निम्न में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने उससे बात की थी। सूर्य पूर्व से उगता है, सही है। यह बात हर कोई जानता है, यह बात हर कोई जानता है, यह भी सही है। तुम्हारे, लो ये हो गया।
तुम्हारे से क्या होता है, अगर बोलते तो तुमसे बोल देते। तुम्हारे से क्या होता है, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, या तुमसे भी नहीं लगा सकते हैं, तुम कोई काम नहीं कर सकते। तुमसे, अगर तुमसे कहोगे तो भी सही है, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता है। तुम्हारे से ये गलत है, तुम्हारे से बिल्कुल नहीं होगा। चलो, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए, अगर बाढ़ पीड़ितों की सहायता करनी है तो आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कहोगे हम जिलाधिकारी को लेटर लिखेंगे। किसको लेटर लिखोगे, जिलाधिकारी को लेटर लिखोगे। अगर अगर बाढ़ पीड़ितों की समस्या करनी है, या बाढ़ पीड़ितों में आएगा कि भाई हमारे यहां बाढ़ आ गई है तो कोई हमें हेल्प की जाए, तो किसको लेटर लिखोगे, जिलाधिकारी को। ऑर्डर, ऑर्डर माने भैया आदेश होता है। ऑर्डर माने क्या होता है, आदेश होता है, इसमें कोई गलती मत करना। ऑर्डर माने क्या होता है, आदेश होता है। पुस्तक पढ़ी जाती है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये कैसा वाच्य है, तो आप तुरंत कहोगे कृतवाच्य है, क्योंकि कर्ता पे डिपेंड है। ये पुस्तक पढ़ी जा रही है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है। अगर यही लिखा होता पुस्तक पढ़ी जा रही है राम के द्वारा, पुस्तक पढ़ी जाती है राम के द्वारा, ये पैसिव बन गया। पैसिव मतलब ये हो गया कर्मवाच्य। एक्टिव वाइस पैसिव वाइस पढ़ा था ना, ये राम पुस्तक पढ़ता है, ये एक्टिव वाइस है, यानी कृतवाच्य है। ठीक है, लेकिन पुस्तक पढ़ी जाती है राम के द्वारा ऐसे लिखा होता तो कर्मवाच्य है। जैसे लिखा है पुस्तक पढ़ी जाती है, तो बेटा क्या है, कर्मवाच्य है। मुझसे चला ही नहीं जाता, मुझसे चला ही नहीं जाता, तो ये भाववाच्य है। अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए, मुझसे चला ही, मुझसे दौड़ा ही नहीं जाता, ठीक है, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, तो ये कैसे हैं, भाववाच्य है बेटा, भाववाच्य है। ठीक है, अगला कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है बेटा कृत्रिम का मतलब होता है जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हों, जो मानव के द्वारा बनाए गए हों, वो कृत्रिम वस्तुएं होती हैं। कृत्रिम का उल्टा प्राकृतिक होती है, जो प्रकृति जिनका निर्माण करती है उसको हम प्राकृतिक कहते हैं। तो कृत्रिम का उल्टा प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक की पर्यायवाची, प्राकृतिक का समानार्थी शब्द एक नैसर्गिक होता है, नैसर्गिक भी मिलता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक ही होता है, याद रखिएगा, नैसर्गिक। अनिल, अनिल माने बेटा हवा होती है, वायु होती है, और अनल माने बेटा आग होती है। और वायु और आग जिसमें दिख जाए, वायु और अग्नि, ए ऑप्शन इज द राइट, ए ऑप्शन इज द राइट। अनिल माने, अनिल माने, और यहीं पर याद रख लो, समीर माने क्या होता है, समीर माने क्या होता है, समीर माने भी क्या होता है, तो सॉरी, समीर, समीर माने क्या होता है, समीर माने भी पवन होती है, क्या होती है, पवन, पवन होता है, वायु होती है समीर माने। लेकिन अगर कहीं पर पूछ लिया जाए सलिल क्या होता है, कोई बताओ सलिल क्या होता है, सलिल, समीर तो बता लोगे, लेकिन सलिल जब पूछा जाएगा तब नहीं बता पाओगे, तो आप कह देना सलिल माने सर पानी होता है। क्या होता है सलिल माने, सलिल की पर्यायवाची पानी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये कुछ पर्यायवाची बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने करवा दी है। तो आपसे एक पर्यायवाची मैं पूछ के जा रहा हूं, ठीक है। चक्रीवान का किसका पर्यायवाची है, चक्रीवान किसका पर्यायवाची है, चक्रीवान किसका पर्यायवाची है। अगर आप लोगों ने डेली क्लास लोगे तो ये भी पता होगा आपको कि ये किसका पर्यायवाची है। आज इतने ही क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन हम लोगों ने लगभग हिंदी के किए हैं। इस तरीके से क्लासेस डेली चलेंगी, आप लोग जरूर उपस्थित हो जाया करिए 5 बजे। 40 दिन तक जब हम टेस्ट करेंगे ना, बड़ा परिपक्व हो जाएंगे, बड़े अच्छे सटीक आंसर निकलने लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। आंसर दे के जाना, क्लास कैसी लगी है वो भी बता के जाना, इतना जरूर करना है। वीडियो लाइक जरूर कर देना। जय हिंद।